वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है फिजिक्स का यूनिट 3 है। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो सावर्ट का नियम। ठीक है, जो यूनिट 3 है उसका जो चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको शुरू करने से पहले गाइस, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर भी टैप कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो नई वीडियोस आएंगी इससे संबंधित उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और इस टॉपिक को समझने के लिए पूरा अंत तक इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो व्हाट इज़ बायो सावर्ट्स लॉ, बायो सावर्ट का नियम क्या है। तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी चालक, कोई भी अगर चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको चालक बोलते हैं। तो कोई भी चालक है जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही है, पर साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो। ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो कुछ ना कुछ उसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। तो बायो तथा सावर्ट नाम के कौन थे? 2 वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने किसी भी धारावाही चालक में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसी धारावाही चालक में, ठीक है, इसके किसी अल्पांश बिंदु यानी इसके किसी छोटे से पॉइंट भाग पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था, जिसे बायो सावर्ट नियम के नाम से जानते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? बायो तथा सावर्ट ने धारावाही चालक के अल्पांश से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि यक्स और वाई, ये क्या है? ये चित्र में देख सकते हैं यक्स और वाई जो हैं, यक्स और वाई क्या है? ये 2 धारावाही चालक है, यक्स वाई धारावाही चालक हैं, ठीक है, जिनके किनारे यक्स और वाई है, जिसमें कौन सी विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये देखिए, ये विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। इसके किसी एक अल्पांश ए बी के द्वारा, इसका कोई छोटा सा भाग है, इसका छोटा सा भाग क्या है? ए बी। इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके मतलब इसके छोटे से अल्पांश ए बी के द्वारा किसी बिंदु पी पर, ये बिंदु पी है जिसकी ए बी से दूरी क्या है? आर। तो ए बी अल्पांश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट ने 1820 में अपने प्रयोगों के आधार पर पाया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है dB, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ अभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पास जो है अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ले रहे हैं तो इसको dB से डिनोट करेंगे। तो ये किसका? 3 कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट इज जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चालक में जो धारा I प्रवाहित हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती होती है, यानी प्रोपोर्शनल होती है। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, सेकेंड वन इज चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dB, वो चालक के उस अल्पांश की लंबाई, देखिए जो ये अल्पांश है AB, इसकी लंबाई क्या है? dl। तो इसके भी अनुक्रमानुपाती होती है, मीन्स dB अनुक्रमानुपाती, dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। तो जो dB इज प्रोपोर्शनल टू I था, ये वाला इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड दे दिया। ठीक है, अब जो इसका स्टेटमेंट 3 है, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है dB, अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाली कोण की ज्या के यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है अभी बताती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, अल्पांश की लंबाई क्या है? अल्पांश की लंबाई dl यानी अल्पांश की लंबाई dl, और अल्पांश AB को बिंदु P तक मिलाने वाली रेखा ये AP, यानी dl और AP के बीच, ये देखिए आप, ये जो dl और AP के बीच बना कोण जो ये थीटा है, इसकी ज्या यानी साइन थीटा
साइन थीटा के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एंड फोर्थ, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता डी बी है वो बिंदु पी की अल्पांश से दूरी क्या है, आर। दूरी क्या है ये, आर। इसके व्युत्क्रम, जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन सभी को हमने इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ दे दिया। अब इन सभी इक्वेशंस को, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस को कंबाइन करने पर, मिलाने पर क्या मिलेगा हमें, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे जिसे के से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक लेंगे जिसे यहाँ के से डिनोट किया, तो हो जाएगी हमारी इक्वेशन डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। इसको इक्वेशन 5 दे देंगे। यहाँ जो के है वो क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका मान, इसके का मान विभिन्न मापन पद्धतियाँ मीन्स SI पद्धति, CGS पद्धति, इन सभी पर निर्भर करता है। तो गाइज अभी हमने पढ़ा कि जो K का मान है वो विभिन्न मापन पद्धतियों पर निर्भर करता है। तो अब हम K की वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो जो dB है यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे K का मान रखकर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसमें, CGS पद्धति में। इन CGS सिस्टम, यदि विद्युत धारा I विद्युत चुंबकीय मापन पद्धति एम्पियर में, DL में सेंटीमीटर में होता है, जो R भी सेंटीमीटर में है, मतलब ये सब किस में है, CGS पद्धति में। और CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं ना, तो DL को सेंटीमीटर, R भी सेंटीमीटर में होगा। तो जो DB है वो किस में होगा, गॉस में होगा। अब यदि चालक जो है हवा या निर्वात में स्थित है, K इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अतः समीकरण 5 जो दिया था, तो उसमें से K की वैल्यू 1 रख देंगे, तो जो इक्वेशन 5 थी वो क्या हो जाएगी, dB इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। इसका अब जो मात्रक होगा वो क्या होगा, गॉस, ठीक है। अब SI पद्धति में, अब यदि धारा I जो है, ठीक है, एम्पियर में बहे, ठीक है, अभी उस टाइम धारा वहाँ CGS पद्धति में एम्पियर में बह रही थी, ठीक है, और इसमें 1 एम्पियर में धारा बह रही है। तो चालक की लंबाई मीटर में, जो DL है वो मीटर में, दूरी R जो है वो भी मीटर में होगी, SI सिस्टम है। और जो DB है वो किस में हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर में, या टेस्ला भी बोलते हैं इसको, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो जिसकी SI पद्धति में जो ये DB है, इसकी तीन मात्रक यहाँ दिए गए हैं, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, या टेस्ला अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। यदि चालक हवा या निर्वात में स्थित है तो K का मान, जो चालक है वो अगर हवा में निर्वात में स्थित है, ये साइड सिस्टम, ठीक है, तो K का मान जो होता है वहाँ कितना था, 1 था। यहाँ कितना होगा, μ0/4π लेते हैं। अतः समीकरण 5 से तो dB इज इक्वल टू K की वैल्यू अब यहाँ क्या रखना है, μ0/4π। तो μ0/4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। इसको हम इक्वेशन नंबर 7 दे देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 6 इन CGS सिस्टम, ये इक्वेशन नंबर 7 इन SI सिस्टम। अब देखिए समीकरण 7.7 में μ0/4π का मान जो होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर होता है। μ0 जो है इसको क्या बोलते हैं, चुंबकनशीलता। किसकी चुंबकनशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता, यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तथा μ0 का मान क्या होता है, 4π इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम चुंबकनशीलता को भी समझ लेते हैं। तो बायो-सावर्ट के लॉ द्वारा देखिए किसको परिभाषित किया जा सकता है। बायो-सावर्ट के लॉ के द्वारा चुंबकनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है, 1 एम्पियर को भी परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो
यदि तो चुंबकनशीलता किसे कहते हैं ये हम लोग समझ गए। अब चुंबकनशीलता का मात्रक भी निकाल लेते तो यदि चालक किसी अन्य माध्यम में स्थित है जिसकी अपेक्षित चुंबकनशीलता म्यू आर है तो CGS पद्धति में dB इज इक्वल टू म्यू आर आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। गॉस तथा SI पद्धति में dB इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। यहाँ देखिए जहाँ म्यू आर इज इक्वल टू क्या है, म्यू अपॉन म्यू जीरो, या म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन म्यू जीरो इंटू म्यू आर। यदि म्यू माध्यम की निरपेक्ष चुंबकनशीलता है अतः स्पष्ट है म्यू आर एक विमाहीन या मात्रक रहित राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो ये जो समीकरण बना, ठीक है, समीकरण 6 और 7 जो था CGS और SI सिस्टम में जो निकाला था हमने उसको हम लाप्लास का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो बायो सावर्ट लॉ यहीं तक है। आप इसके द्वारा 1 एम्पियर को भी परिभाषित कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि बायो सावर्ट का नियम समझाइए, हम इसके द्वारा 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि 1 एम्पियर विद्युत धारा वह विद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में रखे हुए किसी चालक के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर उसके केंद्रों में 10⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो आपको बायो सावर्ट लॉ कहाँ तक बताना है, आपको बायो सावर्ट लॉ ये देखिए, बायो सावर्ट लॉ को आप यहाँ लाप्लास के नियम तक बता सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ तक बताएंगे, यहाँ तक में भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो बायो सावर्ट लॉ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह न्यू वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर भी टैप कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।